नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 29 और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर ऑफ कंप्लेंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। आपको बताना है लेटर ऑफ कंप्लेंट यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शिकायती पत्र बोलते हैं, ये किस कैटेगरी में आता है। ऑप्शन देखिए, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर या फिर डेमी ऑफिशियल लेटर या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है दोस्तों, ये किस कैटेगरी में आता है, तो आप सभी जानते हैं ये आता है फॉर्मल लेटर में। ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये फॉर्मल लेटर की श्रेणी में आता है। फॉर्मल लेटर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र बोलते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर जो है इज कॉमनली नॉन एज अ पर्सनल लेटर और अ फ्रेंडली लेटर। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इनफॉर्मल लेटर को क्या बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, एक ऐसा पत्र जिसको हम दोस्तों अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर याद रखेंगे इज कॉमनली नॉन एज पर्सनल लेटर, इसको पर्सनल लेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, पर्सनल, इसको पर्सनल लेटर कहते हैं। साथ ही साथ इसको आप क्या कहते हैं, फ्रेंडली लेटर भी कहते हैं। ठीक है, FRIENDLY। ठीक है, फ्रेंडली लेटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम। आपको बताना है वाइल राइटिंग आर्टिकल्स, जब हम आर्टिकल्स लिखते हैं वेयर शुड द राइटर मेंशन, तो राइटर जो है अपना नाम कहाँ पर मेंशन करता है, एट द टॉप, एट द एंड, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एट द टॉप। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हर क्वेश्चन को दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। आप जानती हैं जैसे हम धन्यवाद का यूज करते हैं, शुक्रिया का यूज करते हैं ना, तो ये दोस्तों जो एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स है, ये दोस्तों आपको बताना है ये किस में हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में या फिर आपका स्पीच राइटिंग में या फिर आर्टिकल राइटिंग में या फिर नोटिस राइटिंग में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का, 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्पीच राइटिंग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जब हम धन्यवाद करते हैं तो धन्यवाद किस में आता है आपका, ये फॉर्मल में आता है। ठीक है, याद रखेंगे। और जैसे हम शुक्रिया कहते हैं, शुक्रिया, ठीक है, तो ये आता है आपका इनफॉर्मल में। जैसे हम दोस्तों को और अपने करीबियों को कहते हैं ना, शुक्रिया कहते हैं, तो इनफॉर्मल में कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम धन्यवाद कहते हैं तो धन्यवाद आपका किस में आ जाता है, फॉर्मल में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीच राइटिंग आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर करना है। 4 है दोस्तों, ऑफिशियल लेटर्स डू नॉट इंक्लूड। आपको बताना है ऑफिशियल लेटर्स में यहाँ पर क्या इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, मेकिंग इंक्वायरीज, मेकिंग रिक्वेस्ट एंड अपील, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर बताइए। ऑफिशियल लेटर्स डू नॉट इंक्लूड, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेकिंग रिक्वेस्ट एंड अपील। दोस्तों ये इंक्लूड नहीं होता है ऑफिशियल लेटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड
while writing a note, आपको बताना है which of the following is used while writing a note। जब हम नोट राइटिंग करते हैं तब यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? वर्ब्स का यूज करते हैं, आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, क्लॉज का यूज करते हैं, या फिर एब्रीविएशंस का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग ए नोट। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एब्रीविएशंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। एब्रीविएशंस मत दोस्तों आप इसको समझें कि जब भी हम नोट को लिखते हैं तो वहाँ पर हम एब्रीविएशंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एब्रीविएशन का मतलब आपका, जैसे हम एंड का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हम फॉर का यूज करते हैं, FOR फॉर, ठीक है। साथ ही साथ एंड का यूज करते हैं, ठीक है। एंड के साथ साथ विथ का यूज करते हैं, विथ, ठीक है, इनका यूज हम करते हैं। जैसे साथ ही साथ हम किसका यूज करते हैं? एब्रीविएशन के अलावा हम किन चीज़ों का यूज करते हैं ये भी ध्यान रखेंगे। एक तो एब्रीविएशंस का यूज करते हैं, साथ ही साथ हम दोस्तों फ्रेजेस का यूज भी करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? फ्रेजेस का, ठीक है, फ्रेजेस का यूज करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम और किसका यूज करते हैं नोट राइटिंग में? और हम दोस्तों टाइटल का यूज करते हैं, ठीक है, TITLE, टाइटल का यूज करते हैं। टाइटल के यूज के साथ साथ हम टाइटल एंड क्या करते हैं? आपके हेडिंग्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी हम नोट लिखते हैं तो वहाँ पर एब्रीविएशंस का यूज करते हैं, फ्रेजेस का यूज करते हैं, टाइटल का यूज करते हैं, हेडिंग्स का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन में एब्रीविएशंस नहीं है, ठीक है, आपका ऑप्शन में फ्रेजेज है, ठीक है, आप फ्रेजेस राइट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका फ्रेजेज भी नहीं है तो आप क्या करेंगे? टाइटल अगर है तो टाइटल को आप टिक करेंगे, ठीक है, या फिर हेडिंग्स है तो इसको टिक करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम नोट को लिखते हैं तो वहाँ पर हम कौन कौन सी एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं। एक तो हम एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, दूसरा हम फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, तीसरा हम टाइटल एंड हेडिंग्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। इन ए फॉर्मल लेटर डेट इज प्लेस्ड, आपको बताना है फॉर्मल लेटर में दोस्तों हम डेट को जो है कहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। अबव सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, या फिर बिलो रिसीवर्स एड्रेस, या फिर बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का? दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन अ फॉर्मल लेटर द डेट इज प्लेस्ड नियर द टॉप, ठीक है, नियर द टॉप यूजुअली 1 and 2 लाइन्स बिलो योर रिटर्न एड्रेस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिटवीन का आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 में बताना है द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी। तो आपको बताना है द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी, यानी कि जो हम रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मल होनी चाहिए, कैजुअल होनी चाहिए, या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, या लूज होनी। तो क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7 का? इन अ रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी फॉर्मल एंड क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मल के साथ साथ आपको याद रखना है क्लियर, ऑप्शन में आपको मिल सकता है, ठीक है। क्लियर के साथ साथ आपको मिल सकता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी क्लियर, फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव। तो आप सभी जानते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने के लिए हम आसानी से इसको समझ पाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से दोस्तों आपको 12 तक जो है क्या बताना है? यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है,
ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से दोस्तों अंडरलाइन किया है, आपको अंडरलाइन वर्ड का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। 8 है दोस्तों, वी वेंट टू द मार्केट बट फाउंड इट क्लोज्ड। ठीक है, ध्यान से देखिए, वी वेंट टू द मार्केट बट फाउंड इट क्लोज्ड। तो यहाँ पर हम बाजार गए लेकिन पता चला कि वह बंद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट में यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है आपको। ठीक है, कंजंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, ठीक है, प्रेपोजिशन कौन सा है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। जैसे आपका बट है, बट क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, वी की बात करें तो वी क्या हो गया यहाँ पर, वी हो गया यहाँ पर प्रोनाउन। ठीक है, क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, कोई भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ वेंट की बात करें दोस्तों तो वेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेंट जो है यहाँ पर वर्ब हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर टू की बात करें तो टू आप जानते ही हैं, टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, प्रेपोजिशन। ठीक है, साथ ही साथ द की बात करें, प्रेपोजिशन के बाद द में क्या हो जाएगा, द आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा द। ठीक है, क्या हो जाएगा द, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, मार्केट क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, मार्केट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा मार्केट। ठीक है, मार्केट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, बट कंजंक्शन हो गया। फाउंड क्या हो जाएगा बताइए, फाउंड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी फाउंड। ठीक है, वर्ब। और यहाँ पर इट क्या हो जाएगा बताइए, इट क्या होगा यहाँ पर, इट होगा प्रोनाउन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इट प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, नोट कर ला साथ ही साथ। क्लोज्ड क्या हो जाएगा, क्लोज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको सारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बता दिए हैं, सभी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर हमें बट का पूछा था तो बट में आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपको क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, द बेबी क्राइड फॉर मिल्क। चलिए बताइए यहाँ पर क्राइड में क्या हो जाएगा, क्राइड में पूछा है। ठीक है, द बेबी क्राइड फॉर मिल्क, यानी कि बच्चा दूध के लिए रोता है। तो क्राइड क्या हो जाएगा क्राइड में, तो क्राइड जो हो जाए दोस्तों वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो बी यहाँ पर सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी वर्ब है इसमें, ठीक है, क्राइड में कौन सी वर्ब है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर द की बात करें तो मैंने बताया है ये क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल। ठीक, और यहाँ पर साथ ही साथ बेबी की बात करें तो बेबी यहाँ पर नाउन हो जाएगा। ठीक है, नाउन हो जाएगा। ठीक है, और क्राइड यहाँ पर वर्ब होगी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर फॉर क्या हो जाएगा, फॉर क्या हो जाएगा, फॉर प्रेपोजिशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन हो जाएगा। साथ ही साथ मिल्क की बात करें तो मिल्क क्या हो जाएगा, मिल्क आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, नाउन। ठीक, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इसका आंसर कीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है 10 में भी। चलिए आंसर कीजिए, दे डेयर नॉट चैलेंज हिज ऑथोरिटी। ठीक है, यहाँ पर आपको डेयर में बताना है कौन सा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, बताइए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा डेयर में। दे डेयर नॉट चैलेंज हिज ऑथोरिटी, इसका मतलब होता है वे उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करते, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डियर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डियर में हो जाएगा यहाँ दोस्तों कौन सी वर्ब हो जाएगी, यहाँ पर वर्ब तो होगी, यहाँ पर दो ऑप्शन आपके दिए हैं, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब। तो इन दोनों में कौन सा होगा बताइए। चलिए ये तो होगा नहीं नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका मेन वर्ब और मॉडल वर्ब है, इसमें आपको आंसर करना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये दोस्तों मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे आपका यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर दे है ना, दे क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दे जो है आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन हो जाएगा। डियर का मैंने बता दिया ये मॉडल वर्ब हो जाएगा, या इसको आप कह सकते हैं, अगर मॉडल वर्ब के ऑप्शन में ना हो तो आप इसको कह सकते हैं सेमी मॉडल वर्ब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नॉट क्या हो जाएगा, नॉट यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा नेगेटिव सेंस में। ठीक है, चैलेंज की बात करें तो चैलेंज आपका क्या हो जाएगा, चैलेंज आपका जो है यहाँ पर वर्ब हो जाएगी। ठीक है, हिज की बात करें तो हिज क्या हो जाएगा बताइए, हिज आपका जो है किस में आता है, हिज आता है आपका डिटर्मिनर में। ठीक है, कौन सा डिटर्मिनर होता है बताइए, तो यहाँ पर हिज जो है दोस्तों ये आता है आपका पॉजेसिव डिटर्मिनर में। ठीक है, किस में आता है, पॉजेसिव डिटर्मिनर में आता है, पॉजेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, और ऑथोरिटी की बात करें तो ऑथोरिटी जो है ये किस में आ जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा ये। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डियर पूछा था आपका, तो डियर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मॉडल वर्ब हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, सम बॉयज कांट डू दिस। आपको बताना है यहाँ पर सम में जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, सम बॉयज कांट डू दिस, यानी कि कुछ लड़के ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों सम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम हो जाएगा आपका डिटर्मिनर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सम डिटर्मिनर हो गया आपका। बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ क्या हो जाएगा, बॉयज़ नाउन हो जाएगा। कैसा नाउन है, ठीक है, कैसा नाउन है, आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कांट की बात करें तो कांट क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, कांट। डू क्या होगा बताइए, डू तो वर्ब होगी। ठीक है, कांट क्या होगा बताइए, आंसर कीजिए। दिस क्या होगा, दिस, दिस होगा आपका प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यहाँ पर कांट जो है क्या होगा, कांट में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें। कांट जो है दोस्तों ये वर्ब हो जाएगी, यानी कि आपका मॉडल वर्ब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में आपको बताना है दोस्तों, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है 12 में भी, ध्यान रखेंगे। द चाइल्ड क्राइड बिटरली आफ्टर फॉलिंग डाउन। तो यहाँ पर आपको बताना है दिस चाइल्ड क्राइड बिटरली आफ्टर फॉलिंग डाउन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। यहाँ पर आपको बिटरली में बताना है। ठीक है, बिटरली में कौन सा हो जाएगा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा या फिर वर्ब होगा। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा 12 का राइट आंसर। विटरली में क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए द चाइल्ड क्राइड बिटरली आफ्टर फॉलिंग डाउन, यानी कि गिरने के बाद बच्चा जो है कैसे रोया, बिटरली रोया। बिटरली यानी कि फूट फूट कर रोया। तो यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 से दोस्तों 13, 14 और 15 ये तीन क्वेश्चनों में दोस्तों आपको क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको आंसर करना है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। यहाँ पर आपका बताना है फिगर ऑफ स्पीच क्या रहेगा, इसमें पैराडॉक्स होगा, आयरनी या पर हाइपरबली या फिर ऑक्सीमोरॉन। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए। और ये लाइंस आपको बतानी है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये लाइंस जो हैं कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, पहले आप जो है इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताइए। तो राइट आंसर 13 का क्या रहेगा, 13 का रहेगा दोस्तों पैराडॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पैराडॉक्स, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 13 का। ठीक है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, दोस्तों ये लाइंस ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, माई
हार्ट लीव्स अप, किसका वर्क है बताइए? माई, मैंने बताया था आपको, माई माई हार्ट लीव्स अप, लीव्स अप, बताइए किसका वर्क है? यहां से दोस्तों ये लाइंस ली गई हैं, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? किसका वर्क है ये है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, ध्यान रखेंगे। और यहीं से दोस्तों ये लाइन है, ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विरोधाभास जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। 14 है दोस्तों, ही इज नॉट अ बैड सिंगर। ठीक है, ही इज नॉट अ बैड सिंगर, यानी कि वो बैड सिंगर नहीं है, तो कैसा सिंगर है? गुड सिंगर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइपरबली होगा, एरनी होगा, या फिर आपका लाइटोटीज होगा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 का राइट आंसर? ही इज नॉट ए बैड सिंगर, यानी कि गुड सिंगर की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14 का, क्या हो जाएगा? लाइटोटीज। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका और राइट हो जाएगा दोस्तों 14 का। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में भी दोस्तों आपको क्या करना है? 15 में भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। ठीक है, देखिए 15 है दोस्तों, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। चलिए बताइए क्या होगा इसमें? सिमिली होगा, मेटाफर होगा, पैराडॉक्स होगा, या फिर पर्सोनिफिकेशन होगा? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ठीक है, ये लाइंस आपको याद आ रही होंगी। ठीक है, ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं दोस्तों? ठीक है, ये लाइंस हैं दोस्तों, फेमस लाइन है फ्रॉम शेक्सपियर्स मैकबेथ की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो यहाँ पर दोस्तों 15 में यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, बिना लाइक और एज का यूज किया, यानी कि विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेटाफर। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का मेटाफर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे आप यहाँ पर क्या होता है मेटाफर में, यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया जाता है। एक जैसे आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आप समझ पाएंगे। जैसे आपका देखिए HEART, ठीक है, हार्ट ऑफ स्टोन। ठीक है, हार्ट ऑफ स्टोन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? इसमें क्या होगा? फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें भी दोस्तों आपका फिगर मेटाफर होगा, यानी कि यहाँ पर हार्ट को क्या कह दिया है? स्टोन कह दिया गया है। ठीक है, जैसे आपका दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल इसका मेटाफर का आपको याद रखना है। जैसे आपका द क्लासरूम वॉच, ठीक है, द क्लासरूम, ठीक है, द क्लास, ठीक है, द क्लासरूम वॉच, द क्लासरूम वॉच अ जू। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासरूम को क्या कह दिया गया है? जू कह दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, यहाँ पर आपको जो है बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, हु सेड एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। यानी कि ये दोस्तों हु सेड किसने कहा है? कि दोस्तों किसने कहा है कि हर महान जो कवि है वो एक शिक्षक होता है, और मैं या तो एक शिक्षक के रूप में माना जाना चाहता हूँ, या फिर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये किसने कहा है? फेमस लाइन है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। ठीक है, यानी कि हर महान कवि एक शिक्षक होता है, मैं या तो एक शिक्षक के रूप में माना जाना चाहता हूँ, या कुछ भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपको बताना है दोस्तों, व्हाट डिड रॉबर्ट ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ। ठीक है,
रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है, तो आप सभी जानते हैं। ऑप्शन देखिए, अ लॉस्ट लीडर, अ टीचर ऑफ नेचर, अ पोएटिक जीनियस, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर बताइए। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ लॉस्ट लीडर। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है, अ लॉस्ट लीडर कहा है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को जो है अ मॉरल यूनक किसने कहा है। चलिए आंसर कीजिए। बैरन, पीवी शैली, जॉन कीट्स, या फिर सैमुअल टेलर कॉल्डिज। क्या हो जाएगा राइट आंसर। हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक। मॉरल यूनक का मतलब होता है एक नैतिक नपुंसक। किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को एक नैतिक नपुंसक किसने कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, पीवी शैले। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, पीवी शैले। ध्यान रखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ को अ मॉरल यूनक किसने कहा है, पीवी शैले ने कहा है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पीवी शैले के वर्क पूछे जाते हैं, इनके मेजर वर्क्स आपको ध्यान रखने। ठीक है, आप साथ ही साथ नोट करते हुए चलें। जैसे आपका इनका वर्क है टू ए स्काईलार्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टू अ स्काईलार्क, टू ए स्काईलार्क। ठीक है, ठीक है, इसका वर्क है पीवी शैले का है। ठीक है, साथ ही साथ ओ टू द वेस्ट विंड। ठीक है, ओ टू द वेस्ट विंड, ओ टू द वेस्ट विंड किसका वर्क है, पीवी शैले का है। ठीक है, साथ ही साथ एडोनिस इनका वर्क है। ठीक है, एडोनिस। ठीक है, एडोनिस किसका वर्क है, एडोनिस ये भी दोस्तों पीवी शैले का है। ठीक है, क्वीन मैब इनका वर्क है। ठीक है, क्वीन, क्वीन मैब, MAB, क्वीन मैप किसका, इन्हीं का है। ठीक है, तो सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जैसे आपका टू ए स्काईलार्क है, ये कब आया था इनका, 1820 में आया था ये। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कब आया था, 1820 में आया था। ठीक है, जैसे आपका ओ टू द वेस्ट विंड है, ये कब आया था, ओ टू द वेस्ट विंड ये आया था 1819 में, 1819 में आया था। ठीक है, ओ टू द वेस्ट विंड। एडोनिस की बात करें, ये आया था 1821 में, 1821 में आया था। ठीक है, क्वीन मैप की बात करें, क्वीन मैप आया था इनका 1813 में, 1813 में। ठीक है, तो इस सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, इनके वर्क्स आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हु डिस्क्राइब्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एज वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है, हु डिस्क्राइब्ड वर्ड्सवर्थ एज वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। किसने डिस्क्राइब किया है दोस्तों वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो ऑप्शन देखिए, टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, इमर्सन, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, किसने कहा है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में आपको बताना है दोस्तों, हु कॉल्ड द इम इममॉर्टेलिटी ओड द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, हु कॉल्ड किसने कहा है, द इम इममॉर्टेलिटी ओड किसका है, इममॉर्टेलिटी ओड। ठीक है, किसका है इमॉर्टेलिटी ओड, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये है दोस्तों किसका है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है, इसको जो है द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री किसने कहा है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन देखिए, एस.टी. कॉर्डिश, इमर्सन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, या फिर कीट्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, हु कॉल्ड द इममॉर्टेलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। किसने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क को किसने कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो पूरा टाइटल है इसका, तो आप याद रखेंगे, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये पूरा टाइटल है इसका। ठीक है,
और ये लिखा गया है दोस्तों किसके द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, इनके इस वर्क को किसने कहा है, द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। तो राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा, इमर्सन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और नोट कर ला, जैसे आपका जैसे इनका जो वर्क है द इमॉर्टलिटी ओड जो है, ये कब पब्लिश हुआ दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1807 में। ठीक है, ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। और किस में ये पब्लिश हुआ था, ये भी याद रखेंगे, ये पब्लिश हुआ था दोस्तों पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ठीक है, किस में हुआ था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स। ठीक है, वॉल्यूम्स, पेन प्रॉपर्ली नहीं चल रही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। याद रखेंगे ये कब पब्लिश हुआ था, 1807 में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है, देखिए, अ डिजीज विच स्प्रेड बाय द फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपको बताना है अ डिजीज विच स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। बताइए क्या हो जाएगा, एक ऐसी बीमारी जो फिजिकल संपर्क से फैलती है। कौन सी बीमारी, क्या कहेंगे इसको, फैटल कहेंगे, या फिर इन्फेक्शियस कहेंगे, या फिर कंटेजस कहेंगे। ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो संपर्क से फैलती है, क्या कहेंगे उसको। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कंटेजियस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ऑप्शन फर्स्ट देखिए, इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस मतलब होता है दोस्तों संक्रामक, जिसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक, संक्रामक। ठीक है, फैटल की बात करें, फैटल मतलब क्या होता है, फैटल का मतलब होता है घातक। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संपर्क से फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कंटेजस। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इससे पहले भी आपका वही था। तो 22 का राइट आंसर करना है, क्या है देखिए, अ प्लेस वेयर वेयर डिड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। आपको बताना है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, मॉर्चरी कहेंगे, या सीमेट्री कहेंगे, या फिर आपका क्या कहेंगे बताइए, या फिर आपका क्रिमेटोरियम कहेंगे, या फिर आपका मॉर्ग कहेंगे, या नन ऑफ दीज। ये आपका ई है। ठीक है, और ये आपका डी है नीचे। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का मॉर्ग। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, मॉर्ग, जिसको मुर्दाघर कहते हैं हम। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में मॉर्ग नहीं है, ठीक है, तब आप दोस्तों आंसर जो है मॉर्चरी लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, मॉर्चरी यानी कि जिसको हम शवगृह कहते हैं। ठीक है, सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री किसको बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं दोस्तों कब्रिस्तान को। ठीक है, किसको बोलते हैं, कब्रिस्तान को बोलते हैं सिमेट्री, कब्रिस्तान। ठीक है, और आपका क्रिमेटोरियम का मतलब होता है, क्रिमेटोरियम का मतलब क्या होता है, शमशान कहते हैं इसको। ठीक है, शमशान। ठीक है, शमशान। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मॉर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23। ये भी आपका वन वर्ड है, यहाँ पर आपको आंसर करना है 23 में, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। चलिए आंसर कीजिए, बिबिलियोफाइल, पेडेंट, हेमोफाइल, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी कि
जो बुक्स को प्रेम करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों बिबिलियोफाइल, ठीक है। क्या बोलते हैं? बिबिलियोफाइल बोलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लव ऑफ बुक्स, यानी कि ग्रेट लव ऑफ बुक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिबिलियोफाइल, ठीक है। बाकी बात करें दोस्तों पेडेंट की, तो पेडेंट का मतलब क्या होता है? पेडेंट का मतलब होता है रूढ़िवादी, ठीक है। क्या होता है? रूढ़िवादी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर होमोफाइल है। होमोफाइल किसे बोलते हैं? हेमोफाइल किसको बोलते हैं? बताइए। हेमोफाइल तो इसको बोलते हैं दोस्तों जो यात्रा से प्रेम करता हो, यात्रा प्रेमी कह सकते हैं, ठीक है। यात्रा प्रेमी यानी कि जो यात्रा ट्रैवल करना जिसको अच्छा लगता है, ठीक है। यात्रा प्रेमी यानी कि होमोफाइल, ठीक है। तो तीनों याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 में भी दोस्तों आपको क्या बताना है? वन वर्ड बताना है, ठीक है। देखिए 24 क्वेश्चन नंबर क्या है? देखिए वन हु इज ऑल पावरफुल, क्या बोलते हैं बताइए? वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वशक्तिमान। क्या हो जाएगा राइट आंसर 24 का? वन हु इज ऑल पावरफुल, तो राइट आंसर हो जाएगा ओमनीपोटेंट, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें दोस्तों आपका ओमनी प्रेजेंट का, तो ओमनी प्रेजेंट क्या होता है दोस्तों? ओमनी प्रेजेंट होता है प्रेजेंट से याद रखेंगे, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट होता है प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वव्यापी। क्या बोलते हैं? ठीक है, एक मिनट, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, ठीक है। सर्वव्यापी यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। ओमनीसेंट की बात करें तो ओमनीसेंट क्या होता है? सर्वज्ञ बोलते हैं जिसको, ओमनीसेंट, ठीक है। ओमनीसेंट सर्वज्ञ यानी कि नोइंग एवरीथिंग, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं, सर्वज्ञ, ठीक है। ध्यान रखेंगे पूछा भी क्या था पहले, ठीक। तो यहाँ पर तीनों याद रखेंगे, पूछा जाता है इनमें, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनीपोटेंट, ठीक है। ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, ठीक है। ओमनीसेंट होता है सर्वज्ञ यानी कि नोइंग एवरीथिंग, और ओमनी प्रेजेंट होता है दोस्तों प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, यानी कि इसको हम सर्वव्यापी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑल पावरफुल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले 3 क्वेश्चन आपको जो है सिनोनिम्स बताने हैं, पर्यायवाची बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पहले। 25 में देखिए दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बेलिजेंट? तो दोस्तों यहाँ पर बेलिजेंट का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स पर्यायवाची बताना है। पीसफुल होगा, हॉस्टाइल होगा, नॉइजी होगा या फिर केयरफुल होगा? बताइए क्या हो जाएगा? बेलिजेंट, बेलिजेंट का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? युद्धरत कहते हैं जिसको, यानी कि समवन इंगेज इन फाइटिंग, ठीक है। यानी कि जो इंगेज्ड होता है फाइटिंग में, लड़ाई में, यानी कि हिंदी में जिसको हम युद्धरत कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पीसफुल तो होगा नहीं, ठीक है। केयरफुल भी नहीं होगा। अब बताइए क्या होगा? बेलिजेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा इसका दोस्तों, क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हॉस्टाइल कह सकते हैं आप, साथ ही साथ इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसके जो पर्यायवाची हैं और क्या हो सकते हैं, ठीक है। एग्रेसिव कह सकते हैं, ठीक है। एग्रेसिव, ठीक है। एग्रेसिव कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं? बैटलर कह सकते हैं, बैटल्स, बैटलर, ठीक है। BATTLER, बैटलर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी वही होता है युद्धरत, यानी कि समवन इंगेज इन फाइटिंग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेलिजेंट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला बताइए 26। 26 में आपको बताना है दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेविएट? डेविएट का जो है सिनोनिम क्या होता है? पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा? फॉलो, स्ट्रे, लोकेट या फिर नन ऑफ दीज? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डेविएट का
जो है दोस्तों मतलब क्या होता है, डेविएट का मतलब हो दोस्तों क्या होता है, भटकना कह सकते हैं। ठीक है, डेविएट का मतलब क्या होता है, भटकना, या इसको आप कह सकते हैं विचलित। ठीक है, तो इसका जो है पर्यायवाची क्या होगा बताइए। डेविएट का पर्यायवाची बताना है तो राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा स्ट्रे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, फॉलो की बात करें तो फॉलो आप जानती हैं इसका मतलब होता है अनुसरण करना। ठीक है, और लोकेट का मतलब होता है पता लगाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रे। और क्या कह सकते हैं, यानी कि डेविएट के और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं दोस्तों, इसको आप कह सकते हैं वॉन्डर, WONDER, वॉन्डर कह सकते हैं। वॉन्डर मतलब भी वही होता है भटकना या विचलित। ठीक है, रोव कह सकते हैं, ROVE, रोव। ठीक है, रोव के साथ साथ ट्रैम्प भी कह सकते हैं। ठीक है, TRAMP, ट्रैम्प मतलब भी आपका क्या होता है, भटकना विचलित होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी आपको जो है ध्यान रखने हैं, रोव, वॉन्डर, ट्रैम्प, ये भी इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 27 में भी आपको जो है सिनोनिम बताना है। ठीक है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हिंड्रेंस। तो हिंड्रेंस का जो है क्या बताना है आपको, पर्यायवाची बताना है। चलिए बताइए, हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है। असिस्टेंस होगा, ऑब्स्टेकल होगा, या फिर अप्रूवल होगा, या फिर फ्रीडम होगा, बताइए। हिंड्रेंस का दोस्तों, हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा या अवरोध, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, बाधा या कह सकते हैं अवरोध, रुकावट। ठीक है, अवरोध। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, पर्यायवाची बताना है। तो क्या हो जाएगा 27 का राइट आंसर, हिंड्रेंस, बाधा, अवरोध, यानी कि ऑब्स्टिकल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों असिस्टेंस की, तो असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता। ठीक है, हेल्प कह सकते हैं। ठीक है, हेल्प। यहाँ पर अप्रूवल आप जानती हैं, अनुमोदन होता है अप्रूवल। ठीक है, और फ्रीडम की बात करें तो स्वतंत्रता होता है फ्रीडम का। तो यहाँ पर इसका जो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा हिंड्रेंस का, क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिकल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्या हो सकता है ऑब्स्टिकल के साथ साथ जो है दोस्तों, इसके और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल कह सकते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब भी वही होता है, इंटरप्ट, TENTERR, इंटरप्ट, UPT, इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब भी वही होता है अवरोध, बाधा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। आपको बताना है 28, 29 और 30, तीनों में आपको क्या बताना है, विलोम बताना है अब। ठीक है, चलिए 28 में बताना है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंट्रिकेट। ठीक है, इंट्रिकेट का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल होगा, कलरफुल होगा, या फिर डिफिकल्ट होगा। क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर, इंट्रिकेट का क्या हो जाएगा दोस्तों, विलोम शब्द। तो पहले आपको जो है इंट्रिकेट का क्या मतलब होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इंट्रिकेट का मतलब होता है दोस्तों जटिल। क्या होता है, जटिल होता है इसका मतलब। ठीक है, जटिल कह सकते हैं या फिर पेचीदा कह सकते हैं। ठीक है, इंट्रिकेट। ठीक है, तो इसका जो राइट जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलोम बताना है। कॉम्प्लेक्स तो होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स तो जटिल होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंट्रिकेट का। ठीक है, कलरफुल होगा नहीं। ठीक है, कलरफुल तो आपका ये उसमें आ गया। ठीक है, कलरफुल रंगीन ये होगा नहीं। डिफ़िकल्ट जो है, डिफ़िकल्ट मतलब भी आपका जटिल या कठिन होता है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आंसर क्या बचा आपका, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रिकेट का एंटीनिम्स क्या हो जाएगा आपका, सिंपल। ठीक है, ध्यान रखें, सिंपल कह सकते हैं, सिंपल के साथ साथ आप इसको ईजी कह सकते हैं। ठीक है, EASY, ईजी। ठीक है, ईजी के साथ साथ इसको आप कह सकते हैं प्लेन, PLAIN, प्लेन कह सकते हैं। ठीक है, या फिर क्लियर भी कह सकते हैं, CLEAR। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इंट्रिकेट का विलोम क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी आपको विलोम बताना है। क्या बताना है, किसका विलोम बताना है, जुबिलेंट का। ठीक है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जुबिलेंट, चलिए आंसर कीजिए। जुबिलेंट का क्या हो जाएगा विलोम, सॉरोफुल होगा, हैप्पी होगा, लोकेट होगा या फिर नन ऑफ दीज। तो जुबिलेंट का मतलब क्या होता है पहले आपको बताना है। ठीक है, जुबिलेंट का मतलब होता है खुश या आनंद करने वाला। ठीक है, खुश या आनंद करने वाला, ध्यान रखेंगे, खुश या आनंद करने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका विलोम बताना है। हैप्पी तो होगा नहीं, हैप्पी तो खुश होता है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये होगा नहीं। लोकेट भी नहीं होगा, लोकेट पता लगाना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोरोफुल। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, जुबिलेंट के जो है, जुबिलेंट के जो एंटेनम्स हैं और क्या हो सकते हैं, इसके अलावा सोरोफुल हो सकता है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं डाउन कास्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, DOWN डाउन, CAST डाउन कास्ट। ठीक है, साथ ही साथ इसको कह सकते हैं आप डिस्पोंडेंट कह सकते हैं, डिस्पोंडेंट, DES डिस PON डिस्पोंडेंट, DENT। ठीक है, तो ये भी इसके जो है एंटेनिम्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर करना आपको। व्हाट इज द एंटेनिम ऑफ लेमेंट, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेमेंट का विलोम क्या हो जाएगा, मॉर्न होगा या फिर आपका रिजॉइस होगा या फिर कंप्लेन होगा या फिर क्राई होगा। ठीक है, लेमेंट का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है इसका मतलब, विलाप करना। ठीक है, विलाप। ठीक है, विलाप, लेमेंट। तो यहां पर इसका जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। तो राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा, रिजॉइस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका और राइट हो जाएगा दोस्तों, और या रिजॉइस कह सकते हैं या फिर आप इसको सेलिब्रेट कह सकते हैं। ठीक है, CELE, सैली। ठीक है, सेलिब्रेट, BRATE, सेलिब्रेट। ठीक है, या इसको आप सेलिब्रेट कह सकते हैं। ठीक है, बाकी कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट शिकायत होता है। ठीक है, और क्राई आप चिल्लाना या रोना। ठीक है, और मॉर्न क्या होता है बताइए, मॉर्न का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मॉर्न क्या हो गया, इसका विलाप करना होता है मॉर्न, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका जो है दोस्तों सिनोनिम हो जाएगा लेमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंटोनिम पूछा है, तो रिजॉइस या सेलिब्रेट इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने 30 क्वेश्चन देखे। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।